हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, पढ़ाते समय मेरे मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। आई हैव हैड मोर देन 1.5 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एंड दैट इज वाई मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए बहुत सारे वीडियोस मैंने कंपाइल किए थे ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3.5-4 years ऑन अन अकेडमी। All of them will be stitched together and shared with all of you. ये बहुत अच्छा मौका है। Everything that I want to share with you will be with you. उसी तरह से तुम्हें मालूम है कि मेरी प्लस क्लासेस को तुमने ज्वाइन करना है तो हमेशा कोड यूज करना SIDLIVE SIDLIVE। मैं शिद्दत से, ईमानदारी से जितनी भी कोशिश करूंगा to ensure that you get a realistic chance of cracking this exams. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you. पहला word is sovereign. So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign. Sovereign word comes from the word status. Status का मतलब होता है वर्चस्व. Okay, मेरा position. What is my position? Okay, so the status is the state and sovereign is the quality of the state. Okay, so the status का वर्चस्व जो point यहाँ पर है वो ये है कि we are free to conduct its own affairs. दैट इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमने मेरा वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं है तो प्लीज जाकर देख लेना। उसमें मैंने एक बात बताई हुई थी कि व्हाई डू वी कॉल इट अ सॉवरेन बॉडी, व्हाई इज इंडिया एक्सटर्नली सॉवरेन, वेयर इज इंडिया इंटरनली सॉवरेन, हाउ आर इंडियन सॉवरेन। ओके, ये वहां पे देख लेना। फिर ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन, ओह इतने बार पूछ लिया, इंडिया ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इज इट अ वायोलेशन ऑफ सॉवरेनिटी? आंसर इज नो। यहां पर वर्ड था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। India joining the United Nations of UNO, is it affecting my sovereignty? No, Baba, it is not. Why? None of this is binding on India. Okay, none of it is binding. हम वो करेंगे जो हमें करना है, हमें जो नहीं करना हम नहीं करेंगे। In other words, we are sovereign. इससे एक और क्वेश्चन समझ में आता है, इंडिया सॉवरेन बना कब? Okay, इंडिया बना सॉवरेन on the day of 26 January 1950, the day we commenced the constitution. Because why? उससे पहले हम डोमिनियन थे। We had a dominion. We were a dominion of England. So dominion खत्म, मतलब external influences खत्म। Okay, it's done. I am now a sovereign. दूसरा वर्ड is socialist. 1950 में अगर किसी को socialist बोलते ना, okay, किसी को socialist बोल देते ना, तो 1950 में बोलते, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहे थे तो एक खट करके एक प्लान आता, ओ रशिया, यू नो, कम्युनिज्म। हमको दिखता कि इट इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म। ओके, सो कम्युनिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को हमको ये दिखने लग जाता, लेकिन हमें ये नहीं डालना था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट वी हैव आवर ओन ब्रांड, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, एंड इग्नोरेंस, एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इसको रट भी सकते हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्रांड ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म, एंड गांधीज्म, लीनिंग टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। एक सिंपल सी बात है, कैसे इसको पता चलेंगे, ये क्यों हम लोग ऐसे बोल रहे? फॉर एग्जाम्पल, हम मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात करते हैं, तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या है? मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज रिसोर्स बिलोंग्स टू द स्टेट, सो ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, स्टेट विल डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस इक्वली। तो एक बात समझ के देते हैं, स्टेट के पास 100 रुपए है, 100 सिटीजन है, हर एक के पास 1 रुपी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टेट का है। दिस इज कॉल्ड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इज अ वेरी ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग। सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज स्टेट का काम है। इंडिया डज नॉट डू दैट, इंडिया डज इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। गांधीयन सोशलिज्म वाज that we are not dealing with resources being distributed equally. Yes, some part of India states will be nationalized. Okay, so there will be public sector units, etc., etc. Some of them may be under monopoly also. But हम resources के distribution नहीं करते, हम करते हैं the equality or the distribution of opportunity to earn these resources. Okay, हम opportunity to earn resources, हम लोग इंडियंस अपॉर्चुनिटी ऑन रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते, रिसोर्सेज नहीं। ध्यान से देखो, ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई पढ़ता नहीं है ध्यान से। ओके, द वर्ड इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके,
तो मैं मुकेश अंबानी साहब के पास 6 लाख करोड़ है, मेरे पास 6 लाख करोड़ नहीं है, ओके, बट मेरे पास भी वही अपॉर्चुनिटी टू अर्न 6 लाख करोड़ एज मुकेश अंबानी के पास है. दिस इज कॉल्ड गांधीयन सोशलिज्म. ऐसे समझते हैं माय फ्रेंड्स, इट इज प्रीएम्बल, इसको ऐसे समझते हैं. फिर तुम्हें ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी बजट, ओके, द globalization budget, okay, has globalization has it diluted the effect of socialism? Yes, maybe. We are variously a free market economy, लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी से मुझे पहले भी कोई टेंशन नहीं थी. वाई? बिकॉज मुझे यहां पर ज्यादा टेंशन गांधीयन सोशलिज्म की है. अगर मैं अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं आज भी, तो इट इज एज गुड एज कि मैंने सोशलिज्म दे दिया. मेरी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कभी थी नहीं. डीपीएसपी में लिखा हुआ है, हाँ डीपीएसपी में लिखा हुआ है. डीपीएसपी इज कंप्लीटली एल्स, बट इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन गांधीयन सोशलिज्म. इट इज प्राइमरली डिपेंडेंट. अवधि सेशन में जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, ओके, कांग्रेस ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया था रेजोल्यूशन कि हमने सोशलिस्ट स्टेट जैसा बनना है, वी हैव टू बी सोशलिस्ट. तो फिर डाला क्यों तुमने 42nd अमेंडमेंट 1976 में? क्या जल्दी थी भाई? इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. उस टाइम पर ये पॉलिटिकली इफेक्टिव था, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एनी इफेक्टिव. व्हाई? बिकॉज एज इट इज प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, जो हम लास्ट में करेंगे. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, हमारा क्या है सोशलिज्म? हमारी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ये लिख लेना, ओके, ये काम आता है. फिर वर्ड्स आया सेक्युलर. ये सेक्युलर में फिर ये बात बोलता हूं, 1950 में अगर तुम सेक्युलर वर्ड यूज करते हैं तो सबको ये लगता कि वो वाली सेक्युलरिज्म है जो वेस्टर्न डेफिनेशन है. वेस्टर्न डेफिनेशन इज डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन. हमारा ऐसा है ही नहीं, हमारा ऐसा है ही नहीं. 42nd अमेंडमेंट 1976 में तुमने डाल तो दिया सेक्युलर, हमारा ऐसा है ही नहीं. हमारा तो फंडा है ऑल रिलीजन्स शैल बी सेम स्टेटस एंड पोजीशन. ओके, ये आर्टिकल 25 to 28 हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी डाला हुआ है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है ही नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव में, राइट. सो दिस इज नॉट एन इश्यू. जब हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी. सो द वर्ड सेक्युलर should not have been put, because it was not put because it was bound to get confusion. We have our own definition. Okay, we have our own definition of secularism, and therefore there is no reason why we should have put it in the preamble, but we did put. तो फिर से क्वेश्चन आएगा कि what is the constitutional significance of putting secular? बाबा, there is no constitutional significance of putting the word secular. Constitutional significance तो था ही नहीं. It was non-justiciable. Again, it was merely giving out a political statement. और कुछ इसमें स्टेप नहीं था. Are you understanding? हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म तो यहाँ है ही नहीं. हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म तो यहाँ लिखी हुई है. कहाँ लिखी हुई है यार? ये लिखी हुई है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. वी हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो डॉक्टर अंबेडकर तो बड़े इंटेलिजेंट थे. उन्होंने वर्ड सेक्युलर लिखा नहीं, उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया. ऑलराइट, तो ये डिस्क्रिप्शन है. तो सोशलिस्ट वर्ड लिखना चाहिए था? आई डोंट थिंक सो. सेक्युलर लिखना चाहिए था? आई डोंट थिंक सो. इट इज ऑफ नो यूज. वर्ड था डेमोक्रेटिक, जो पहले से था. व्हाट इज आवर डेमोक्रेटिक का मतलब? डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स. जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पॉपुलर सॉवरेनिटी. सोर्स ऑफ पावर इज टू द पीपल. सोर्स ऑफ पावर इज टू द पीपल ऑफ इंडिया, और फॉर दैट मैटर एनी ऑफ कंट्री. इसको बड़े पॉपुलरली ऑटोक्थोनी बोलते हैं. ओके, मोस्ट पीपल को मालूम ही नहीं क्या होता है ऑटोक्थोनी. ओके, ऑटोक्थोनी इज द सोर्स ऑफ द पावर इज द इंडिजिनस पीपल. ओके, सो नाउ दिस इज द पार्ट हियर. सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग कर नहीं सकते, ओके, बिकॉज हमारे पास स्मॉल साइज पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने इलेक्टेड रूलर्स को दे दिया है. बट एक और इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे बुक में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है. ओके, वी शुड हैव पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल डेमोक्रेसी. डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े क्लियरली बताया था कि ऐसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फायदा क्या जिसमें सोशल डेमोक्रेसी ना हो. सो बोथ ऑफ देम हैव टू बी लिंक्ड. वन कैन नॉट बी डन विदाउट द अदर वन कैन नॉट बी डन विदाउट द फर्स्ट वन. दिस इज वेरी क्रूशियल दैट वी एंश्योर दैट we will have both political and social democracy. डेमोक्रेसी में बड़े मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं. देयर आर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो मैंने बहुत बार, मैं हर क्लास में यही सब बताता रहता हूं. ओके, पता नहीं तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, लेकिन आज ध्यान दे देना. पहला रूल, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ये मैंने, मेरे ख्याल से ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने ये लाइन नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज द वेरी बॉटम लाइन ऑफ डेमोक्रेसी. Second, universal adult franchise. Everyone, in other words, shall have uninhibited rights of voting until unless so disqualified. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर तुम्हें याद है मेरा प्रीवियस लेसन, तो फाउंडिंग फादर्स का एक बड़ा बोल्ड स्टेप था. ओके, बड़ा क्रिटिसिज्म था, बड़ा ऑपोजिशन था कि मत दो यार, ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इंडियंस, इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से नथिंग डूइंग, आई एम गिविंग एंड आई एम 100% गिविंग देम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फिर पीरियोडिक इलेक्शंस, ये बड़ा जरूरी है, याद रखना. डेमोक्रेसी इज फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस. ओके, टाइमली इलेक्शन.
अब भाई मैं बोलूँ कि मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करता हूँ लेकिन अगला इलेक्शन 50 साल बाद करता हूँ, तो वो डेमोक्रेसी गया. ओके, सो दैट इज नॉट टू बी डन. इट हैज टू बी फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन. देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. ये सर्टेन ग्राउंड्स बड़ा मेंशन है, ओके, याद रखना. 90% हमारे नासमझ स्टूडेंट्स जो गलत करके आते हैं ना, उनको लगता है नो डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है. नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा हुआ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स लिखा हुआ है. कुछ चीजों पर तो डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता ही है ना. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नॉन सर्टेन ग्राउंड्स, दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डेमोक्रेसी. एक और वर्ड इज रिपब्लिक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस पार्ट. रिपब्लिक के कई सारे डेफिनेशंस होते हैं और बड़े सारे तरीके होते हैं उनको समझाने के लिए. लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, इज ऑल्सो अ रिपब्लिक कॉन्सेप्ट. इलेक्टेड हेड, ओके, वी शैल हैव द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. तो हमने अपने प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट किया हुआ है, एंड द प्रेसिडेंट साहब इज नॉट अ डायनास्ट, ही डज नॉट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फैमिली. तो इट इज अनलाइक द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जहां पे हाउस ऑफ विंडसर वाले ही सारे के सारे बनते जाएंगे वन आफ्टर अनदर. नो, इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल. एनीवन ऑन मेरिट बेस कैन बिकम और ऑक्यूपाई अ पब्लिक ऑफिस. सो रिपब्लिक की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है. इट कैन बी द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दैट इज लेक्स रेक्स. इट कीप्स द डेमोक्रेटिक पावर्स अंडर चेक.